नमस्कार दोस्तों, सोनू जी की क्लास में आपका स्वागत है। आज मेरी चौथी क्लास है इस यूट्यूब पर। तो दोस्तों आपको मैं तो 2 मिनट वेस्ट करना चाहता हूँ। कुछ क्या दो स्टूडेंट है वो 150 प्रश्नों के पीछे, यानी कि बहुत सारे यूट्यूब पर क्या है 150 प्रश्न बना रहे हैं और उनके पीछे सब लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मेरी बात आपसे एक ये है कि अगर आप ये 30 प्रश्न भी पढ़ते हो ना, तो भी आपके वो प्रश्न, क्योंकि टोटल अन्य प्रश्न कितने 85 है ना, टोटल आने तो परसेंट 50 ही। अगर आप 30% पढ़े उसमें आपके 10 आ जाते हैं। इस प्रकार आपको 4 5 6 क्लास लगाओगे तो कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 क्लास लगाओगे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। वो 50 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको 150% की जरूरत क्या है, ठीक है। तो आप उनके पीछे मत जाइए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी को क्लास ज्वाइन करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भ्रमित मत हो कि अरे यार ये 150% है, इस 150% में आने की पूरी संभावना नहीं। दोस्तों 150% में से कोई ज़रूरी नहीं है कि वे आपके 50% आ जाएं। बस इतना है कि आपके 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट करना है, ठीक है। मेरा वो मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको दूँ 30%, ठीक है, लेकिन आपको बताऊँ 50 से अधिक परसेंट, ठीक है। एक ही 30% के अंदर, एक ही क्लास के अंदर आपको इतना ज्ञान दूँ कि आप 40 से 50% तक है। अगर आपको प्रश्न मेरा कराए हुए प्रश्न ना आए ना, फिर भी जो मैं बताऊँगा, जो फैक्ट बताऊँगा, उसी प्रश्न के आधार पर आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप 150% के पीछे भाग रहे हो और आप ये सोचते हो कि हम हाँ वहाँ से पर्सन आएंगे और 150 के 150 पढ़ लेते हैं। आप 3-4 घंटे वेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें देखते हैं कि पर्सन आते हैं हमारे कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 6 पर्सन आ जाते हैं, 10 पर्सन आ जाते हैं एक क्लास के अंदर। तो फिर वह हमारे वो 2 घंटे ख़राब करने का फ़ायदा क्या हुआ। इसी कारण मैं कह रहा हूँ कि आप कम पढ़ लो, पर पर्सन ऐसा पढ़ो कि वो आने की पूरी संभावना हो। मैं ऐसे ही प्रश्न बनाता हूँ जिसमें आपके पर्सन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। और ऐसे ही पर्सन आते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मैं ऐसे कहूँ कि मेरी क्लास ज्वाइन करो। मेरा मतलब ये है कि आप उस भ्रमित में मत पड़ो कि हाँ 150% है, हम 150% को हम क्लास लगाते हैं, लगातार 2-3 घंटे क्लास लगाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं पेपर में, अरे यार यहाँ से तो पर्सन आए बस 10-12%। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ 150 क्लास लगा। तो मैं ज़्यादा भाषण नहीं देता हुआ सीधा बता देता हूँ कि भाई आप अगर 10% पढ़ते हो ना किसी भी क्लास के, तो वो भी आपके 150% के बराबर है। कैसे? क्योंकि उस 150% में से आपके अगर 10% आते हैं और उससे 10% में से आपके 10 के 10 आ जाते हैं, तो फ़ायदा आपका 10% वाला हुआ या 150% वाला। तो आपका फ़ायदा उसमें आपका 10% वाला हुआ। क्यों? क्योंकि आपको वो जो व्यक्ति ने 10% बताए उसके 10 के 10 आ गए और 150 वाले के 10% आए। तो फिर उसके 2 घंटे लगाने की क्या ज़रूरत है जब आप 10 मिनट के अंदर 10% पढ़ते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं आप 150% को पीछे भागो। आप 150% को मतलब क्या है उसी की क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। कि हाँ आप क्या है कि 150% को ये इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये मतलब ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप जो प्रश्न पढ़ रहे हो उसमें आपके पेपर के अंदर कितना आ सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, मोखरी अभिलेख कहाँ पर मिले हैं, ठीक है। मोखरी अभिलेख कहाँ पर मिले हैं? जोधपुर, इसमें थोड़ा सा डाउट हो गया। जोधपुर, बैपाली, सहकोटा, उदयपुर, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है सहकोटा। सॉरी थोड़ा सा इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका सहकोटा, ठीक है। बात करूँ मैं किसकी, बात करूँ मैं गोशुंडी अभिलेख की, तो गोशुंडी अभिलेख आपका कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या कि मेरे क्वेश्चन चाहे 23 ही है, ठीक है, लेकिन मेरे क्वेश्चन के अंदर आपको 50 से अधिक क्वेश्चन मिल जाएंगे। कैसे? अब देखो मैंने आपको बता दिया गोशुंडी अभिलेख आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हो गए। अभी मैंने बता दिया आपको बाबरू शिलालेख आपको पूछे कहाँ पर मिला है, तो विराट सभ्यता में मिला है। ये 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इस प्रकार आपके एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए, ठीक है। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि किस सभ्यता में कच्ची ईंटों से मकान बनाए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरी आने की संभावना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। मैं करता क्या हूँ कि जो पीछे किसी भी पेपर के अंदर आए हैं कुछ, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो ऐसे नहीं बनाता भी कोई नई किताब उसकी किताब उठा ली और प्रश्न बनाने स्टार्ट कर दिया। नहीं, वो पहले पीछे के पेपर देखता है, पीछे के पेपर में क्या आया है उसी के आधार पर वो आगे पेपर बना देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है आपका लगभग CIT के अंदर है, पता नहीं रीट के अंदर आया है, ठीक है।
तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये पेपर प्रश्न आया था कि किस सभ्यता में कच्ची ईंटों के मकान बनाए गए हैं। एस गणेश्वर सभ्यता, ब आर्य सभ्यता, स कालीबंगा सभ्यता, द विराट सभ्यता। ठीक है, तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आर्य सभ्यता। कौन सा है आपका? आर्य सभ्यता। बात करूँ मैं आर्य सभ्यता की, तो आर्य सभ्यता आपको पूछे कि ग्राम सभ्यता कौन सी, ग्रामीण सभ्यता कौन सी है, तो आपको बता देना है आर्य सभ्यता है। आपको पूछे आर्य सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया, तो आपको क्या बता देना, रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आपको पूछे कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता पूछे आपको कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, अमलानंद घोष ने की। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने की। इसके अलावा बीबी लाल थापर। ठीक है, इसके बाद बीबी लाल थापर और बीबी लाल और बीके थापर ने की थी, ध्यान रखना। ठीक है, 3 व्यक्ति थे, कौन कौन से? अमलानंद घोष, बीके थापर और बीबी लाल, ध्यान रखना। ठीक है, बालकृष्ण लाल, ब्रजवासी लाल, बालकृष्ण थापर और आपका अमलानंद घोष, ध्यान रखना। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता। विराट सभ्यता की आपको पूछे, विराट सभ्यता पहले तो आपको पूछे जयपुर के अंदर है। सर्वाधिक आपको पूछे कि बौद्ध के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो यहाँ पर मिले हैं। आपको पूछे मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पर मिले हैं, तो यहाँ पर मिले हैं। आपको पूछे कि बाबरू जी की, आपको पूछे कि गणेश डूंगरी या फिर आपको पूछे महादेव डूंगरी। ठीक है, गणेश डूंगरी और महादेव डूंगरी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो भी आपको क्या बताना है, तो भी आपको इस विराट सभ्यता के अंदर ही बताना है। ठीक है, मौर्यकालीन सभ्यता के सर्वाधिक अवशेष भी आपको, और एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि बुना हुआ वस्त्र के अवशेष कहाँ से मिले। 2 ही सभ्यता है जहाँ पर बुने वस्त्र के अवशेष मिले हैं, वो आपका एक तो विराट सभ्यता है और एक आपका बलाथल सभ्यता। तो इसमें आप देखो कितने क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए हैं। एक ही बस क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन मैंने क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन बता दिए, लगभग 4-5 क्वेश्चन आराम से बता दिए मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में आपको गणेश्वर सभ्यता पूछे, समस्त ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। इसका उत्खनन भी किसने किया था, रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब वो है आपका, अब मैंने आपके 2 ही क्वेश्चन बताए, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन क्लियर करवा दे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन तो 150 तक ही जाएंगे, लेकिन मान्यता मैंने कितने क्वेश्चनों की दिया, 3 दी, 30 क्वेश्चनों की दिया। ठीक है, ताकि बच्चा भ्रमित ना हो, बच्चे का टाइम खराब ना हो, इसलिए। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है वो है आपका, किस सभ्यता के लोग ऊँट व घोड़े से परिचित थे। ठीक है, किस सभ्यता के लोग ऊँट व घोड़े से परिचित हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, अभी आया CET के अंदर क्वेश्चन आया था, जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के अंदर क्वेश्चन आया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, जिसमें आपके 2 ऑप्शन दिए थे कि इसमें असंगत बताना था, उसमें असंगत बताना, जिसमें एक तो दे रखा था वो एल्पिटेसिडोनियस के बारे में सबसे पहले बताया, कालीबंगा सभ्यता के बारे में। दूसरा यहाँ के लोग कि ऊँट की हड्डियों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको उत्तर बता दिया, सॉरी, कालीबंगा सभ्यता है इसका। ठीक है, तो आपको पूछे ऊँट की हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले, तो कालीबंगा सभ्यता से मिले। इस प्रकार क्वेश्चन आया था आपका CET के अंदर, तो ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से उठाकर आपको दिया, ताकि क्या पता ये PTT के अंदर भी आने की पूरी संभावना हो सकती है। ठीक है, और कालीबंगा सभ्यता के अंदर मैंने पीछे बता दिया है। ठीक है, काले रंग की चूड़ियों के कारण से कालीबंगा सभ्यता कहा जाता है। 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसकी खोज की गई थी। यह इसका काल है, ध्यान रखना, कार्बन पद्धति के अनुसार है। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी रही है आपकी कालीबंगा सभ्यता। इसके बाद तीसरी राजधानी रही है। ठीक है, पीलीबंगा सभ्यता की बात करूँ, पीले रंग की चूड़ियाँ होने के कारण पीलीबंगा सभ्यता कहलाते हैं। यहाँ पर पीपल के वृक्ष की अवशेष मिले। ठीक है, रामदेव जी का मंदिर के अवशेष मिले हैं, ध्यान रखना। रंगमेर सभ्यता की बात करूँ तो इसकी खोज के हेनरी ने की थी। ठीक है, न्योय सभ्यता की बात करूँ तो ये भरतपुर के अंदर है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है, आपका कालीबंगा सभ्यता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है आपका, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किनको स्मरण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं ना, वे आपने शायद कभी सुने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है। अब आप क्या करोगे, पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, फिर आप क्या करोगे इसका एक टिक मुझे बताएं। आपका पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, दूसरा ऑप्शन है महाराणा सांगा, तीसरा ऑप्शन है महाभामा शाह, चौथा ऑप्शन है जलाभिदा। अगर आप होते तो आप क्या करते, महाराणा प्रताप को ऑप्शन करते थे, क्योंकि सर्वाधिक संरक्षण किसने दिया था, चित्तौड़गढ़ को महाराणा प्रताप ने दिया था। लेकिन क्वेश्चन ये गलत है। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है आपका भामा शाह, क्योंकि मेवाड़ को जो आर्थिक सहायता प्रदान की थी वो किसने की थी, भामा शाह ने की थी। और महाराणा प्रताप ने भामा शाह से
भामाशाह से आर्थिक सहायता प्राप्त करके ही मेवाड़ की क्या की थी, रक्षा की थी। तो उसको समरण, मैंने क्या कहा, समरण यानी कि किसको समर्पित किया जाता है, भामाशाह को समर्पित किया जाता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है वो है आपका कि महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक लगा के छोड़ देना, ठीक है। तो महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था, ए गोगुंदा, ब बारडोली, स कुंभलगढ़, द चावंड, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या है आपका, ब बारडोली, ठीक है। क्या है आपका सही आंसर, बारडोली। आपको पूछिए कि महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, गोगुंदा के अंदर हुआ था, ध्यान रखना। उसके बाद में आपको पूछे कि विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। उसके बाद में पूछे कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कितने वर्षों तक बनाया था, 12 वर्षों तक बनाया था। क्वेश्चन आजकल आने की पूरी संभावना है, ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो कब से लेकर कब तक बनाई थी, 1585 से लेकर 1597 तक बनाई थी, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की, कौन सा शासक था जिसने मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों से संधि की थी, ए महाराणा उदय सिंह, ब महाराणा राज सिंह, स महाराणा अमर सिंह, द महाराणा करण सिंह। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है क्या है आपका, महाराणा अमर सिंह। अगर आपको पूछे कि मुगल के दरबार में प्रथम उपस्थित होने वाला शासक कौन था मेवाड़ का, तो ध्यान रखना वो था आपका कर्ण सिंह, ध्यान रखना, ठीक है। आपको पूछे कि मेवाड़ का दूसरा शासक किसके समय हुआ था, महाराणा उदय सिंह के समय हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आपको पूछे कि राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा राज सिंह ने करवाया था, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, ए राव चूड़ा, ब राणा लखा, स राणा राम सिंह, महाराणा राम सिंह, उदय महाराणा चूड़ा सिसोदिया। तो इसमें आपका जो सही आंसर है, आपको क्या पूछा है, मेवाड़ का भीष्म पितामह पूछा है, ठीक है। तो कौन है आपका मेवाड़ का भीष्म पितामह, इसमें आपको देखो एक राव चूड़ा दे रखा है, एक महाराणा चूड़ा सिसोदिया दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। राव चूड़ा थे वो थे मारवाड़ के शासक, जो क्या थे, हंसाबाई के पिता थे, ठीक है। और महाराणा चूड़ा सिसोदिया थे वो थे राणा लाखा के पुत्र। और आपको पता ही है कि हंसाबाई का विवाह राणा चूड़ा के साथ होना था, लेकिन उसको कि नारियल जो दे दिया मजाक में, किसको दे दिया था, राणा लाखा को दे दिया था, ठीक है। इसी कारण क्या राणा लाखा के साथ इसका विवाह हो गया। और इस अर्थ पर विवाह हुआ कि जो राणा चूड़ा है वो आगे मेवाड़ का शासक नहीं बनेगा, जबकि हंसाबाई से उत्पन्न जो पुत्र होगा वहीं आगे मेवाड़ का शासक बनेगा। और इसी शर्त के कारण मेवाड़ जो राणा चूड़ा थे उन्होंने क्या कर दिया, मेवाड़ का त्याग कर दिया। और इसी कारण को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रहा है, क्योंकि जो आपके इतिहास में है ना, लगभग 7 में से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता कि किसका हुआ, किसके साथ हुआ, या फिर कौन सा शासक प्रसिद्ध है। इसमें या तो आपको या कृति पूछेगा कोई, या तो आपसे कोई रचना पूछता है, ठीक है। मेन बात मैं बता देता हूँ इतिहास में क्या है, या तो कि आपको कोई रचना पूछेगा, या आपको किसी व्यक्ति ने किसी शासक ने किसी मंदिर का निर्माण कराया तो वो पूछ लेगा, ठीक है। या किसी रियासत का उसको संस्थापक पूछ लेगा, या युद्ध पूछेगा, बस ये इतिहास के अंदर मेन चीज़ें हैं। और शासक के बारे में इतना नहीं पूछता कि शासक का जन्म कब हुआ, माता कौन थी, पिता कौन था, ये नहीं पूछा जाता। सिर्फ पूछा जाता है तो 4-5 फैक्ट पूछे जाते हैं, या तो उसकी कोई विशेष ख्याति प्राप्त की उसको पूछा जा सकता है, या जो को कवि उसके दरबार में रहा उसके बारे में पूछा जा सकता है, या उसकी कोई कृति पूछी जा सकती है, ठीक है, या युद्ध के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोर्स बताना है, संगत बताना है, ठीक है। तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, बुताला का युद्ध 1227 ईस्वी में, कहते हैं महाबली का युद्ध 1537 ईस्वी में, गंगोली का युद्ध 1708 ईस्वी में। तो इसमें आपका जो सही आपका गलत आंसर है वो है आपका कौन सा, 1800 में गंगोली का युद्ध, जो आपका कब हुआ था, 1807 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। खानवा का युद्ध आपको पता ही है, इब्राहिम लोधी और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। बुताला का युद्ध आपका महाराणा जेतर सिंह और इब्राहिम लोधी इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। उसके बाद महाबली का युद्ध महाराणा उदय सिंह और शेरशाह के मध्य हुआ था। गंगोली का युद्ध की बात करूँ तो भीम सिंह राठौड़ और आपका मान सिंह के मध्य हुआ था। भीम सिंह ने सॉरी मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह के मध्य हुआ था, ध्यान रखना। गंगोली का युद्ध 1708 में नहीं 1807 में हुआ था। और बात करूँ 1708 की, तो आपका क्या हुआ था 1708 में,
आपका एक दीवारी समझौता हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है, 1708 ईस्वी में। उसके बाद में आर्य समाज की स्थापना जोधपुर के किस शासक के शासनकाल में हुई, ध्यान रखना, ठीक है। शासनकाल आगे पहला आपका पृथ्वीराज राठौड़, दूसरा रामचंद्र सेन, तीसरा राम मालदेव, चौथा जेतमल। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका रामचंद्र सेन। ठीक है, कौन है, रामचंद्र सेन है। आपको पूछे कि महाराणा रायसिंह राठौड़ के मरसिए के जीवित मरसिए किसने लिखे, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखे थे। उसके बाद आपको जेतमल राठौड़ आपका मेवाड़ से संबंधित है, जिन्होंने मेवाड़ में केसरिया किया था, ठीक है। उसके बाद में आपको राम मालदेव पूछे तो मुछाला वाला शासक या मारवाड़ का सबसे प्रतापी शासक आपको पूछे तो कौन थे, राम मालदेव थे। उसके बाद में भुल्ला बिसरा नायक आपको पूछे तो रामचंद्र सेन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है आपका, किस कवि ने रामचंद्र सेन की तुलना प्रताप से की है, कि किस कवि ने रामचंद्र सेन की तुलना प्रताप से की है, या प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है किस शासक को, तो ध्यान रखना, प्रताप का अग्रगामी किस शासक को कहा जाता है, रामचंद्र सेन को कहा जाता है, ध्यान रखना। भुल्ला बिसरा नायक किसे कहा जाता है, अभी मैंने बताया, रामचंद्र सेन को, इसको रामचंद्र सेन को कहा जाता है, ठीक है। विस्मृत नायक किसे कहा जाता है, रामचंद्र सेन को कहा जाता है, ठीक है। और इसको ये तुलना किसने की थी, रामचंद्र सेन की तुलना प्रताप से की किसने की थी, तो विश्वेश्वर जो आपका विश्वेश्वर नाथ रेव ने की थी, ध्यान रखना, ठीक है, विश्वेश्वर नाथ रेव ने। आपको पूछे सेनानी नामक सेनानी के रचयिता कौन है, मेघराज मुकुल है, ठीक है। उसके बाद में आपको पूछे मारवाड़ परगना विगत किसने लिखी, तो आपको तो आप बता देना, मोहम्मद नैणसी ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका, कि माही बाराती की उपाधि किसने धारण की थी, रामचंद्र सेन ने, मोटा राजा जगदीश सिंह ने, शाह गजय सिंह ने, दयानूप सिंह ने। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका दयानूप सिंह ने, ठीक है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी माता पिता हुआ या फिर कोई पूछे कि उसके मतलब किसका विवाह किसके साथ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, या तो आपको उपाधि से पूछा जाएगा, मैंने अभी बताया, या कृति से, या कोई युद्ध से पूछा जाता है, ना तो उसकी कोई युद्ध पर, या तो ना तो उसके विवाह से प्रश्न पूछा जाता है, ना उसके साम्राज्य से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको महिम भ्रातृ की उपाधि किसने धारण की थी, तो इसका आपका सही आंसर क्या है, दयानूप सिंह, ठीक है। मोटा राजा को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने दी थी, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन थे, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन थे, तो इसमें आपका जो है जोधपुर के राठौड़ों के लिखना था, चलो के लगा लेना यहाँ पर। तो इसमें आपका ए आंसर है राजचूड़ा, बे ऑप्शन है आपका राजोदा, स ऑप्शन है आपका राव सिंह, और द ऑप्शन आपका राम मालदेव। तो जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष पूछा है, तो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका राव सिंह है। आपको पूछे जोधपुर नगर की स्थापना किसने की, राजोदा ने की, कब की, 1559 में की। आपको पूछे कि चूड़ासर नगर किसने बसाया, राजचूड़ा ने बसाया। आपको पूछे कि राठौड़ों का वास्तविक शासक कौन है, तो राजचूड़ा है, ध्यान रखना, ठीक है। और आपको पूछे कि मुच्छवाला शासक या मुच्छवाला शासक कौन है, तो राम मालदेव है, ध्यान रखना। आपको पूछे गिरी समेल का युद्ध किसके मध्य हुआ, तो 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और इसके जो राम मालदेव के जो दो सेनापति थे जिता और कुंपा के मध्य हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थानी साहित्य में पित्तल किसे कहा जाता है, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज राठौड़, कन्हैयालाल सेठिया। तो इसमें आपको पित्तल पूछा है, तो पित्तल में आपका सही आंसर है वो है आपका पृथ्वीराज राठौड़। अगर आपको पूछते हैं कि पत्थल किसे कहा जाता है, राजस्थानी साहित्य में पत्थल किसे कहा जाता है, तो आपका महाराणा प्रताप हो जाता। और इनको उपाधि ये किसने दी, तो ध्यान रखना कन्हैयालाल सेठिया ने दी थी, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि नरेंद्र मंडल का गठन कब किया गया, 1922, 1921, 1924, 1934। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका 1921 के अंदर। इसके पूछे आपको नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो महाराजा गंगा सिंह थे, तो कौन थे, महाराजा गंगा सिंह थे। उसके बाद में आपको पूछे कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1934 में हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों देख लो, अब आपको मैंने अभी 14 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने आपको दो दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल ना
बिल्कुल 2 या 3 या 4 क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर करवा रहा हूँ। तो लगभग क्वेश्चन तो आपके 150 तक ही जाएंगे, लेकिन वो आपका जो टेम है 150 प्रश्नों का टेम है और ये कि 30 प्रश्नों का टेम है, उसमें आप अंतर देखिए कितना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि जामलदार बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? ए राज सिंह, ब महाराजा करण सिंह, स जसवंत सिंह और द अजीत सिंह। तो इसमें आपको जो सही आंसर है वो क्या है आपका? वो है आपका महाराजा करण सिंह। ठीक है, महाराजा करण सिंह को क्या कहा जाता है? जंगलदर बादशाह कहा जाता है। जंगलदर किसे कहा जाता है? जंगल प्रदेश किसे कहा जाता है? बीकानेर के क्षेत्र को जंगल प्रदेश कहा जाता है। और जंगल प्रदेश की राजधानी की बात करूँ तो एक क्षेत्र पूरा नागौर थी, ध्यान रखना। ठीक है, आपको पूछें कि अंतिम मुगल वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो ध्यान रखना किसके साथ हुआ था? अजीत सिंह के साथ हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको पूछे कि चारुमती का विवाह किसके साथ हुआ था? तो राज सिंह के साथ हुआ था। या चारुमती विवाद किससे संबंधित है? तो राज सिंह से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको पूछे मोहम्मद नरसिंह किसका दरबारी कवि था? जसवंत सिंह का दरबारी कवि था, ध्यान रखना। ठीक है, ये अब देखो आपको मैंने कितने क्वेश्चन बताए। एक क्वेश्चन तो एक है, लेकिन क्वेश्चन मैंने कितने बताए आपको? 4 क्वेश्चन बता दिए। एक तो अरिजीत सिंह के बारे में आपको सीधा पूछेगा कि अंतिम मुगल वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित हुए थे या किसके समय हुए थे? अजीत सिंह के समय हुए थे। और उसने अजीत सिंह ने अपने पुत्र श्रृंगार कौरी का विवाह किसके साथ किया था? किसके साथ किया था? फरूख शहर के साथ किया था। ठीक है, बाकी लगभग विवाहित संबंधी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी क्या है कभी कभी प्रश्न पूछ भी लिया जाता है, तो आपको ज्ञान तो होना चाहिए ना, इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। ठीक है, और इसके बाद में आपको मोहम्मद नरसिंह दरबारी पूछे कि मोहम्मद नरसिंह किसके दरबारी के कवि थे? तो आपको जसवंत सिंह बताया, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद महाराजा करण सिंह मैंने आपको बता दिया। राज सिंह का पूछे तो राजसमंद झील का पूछे या चारुमती का पूछे, या आपको राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर आपको नाथद्वारा का निर्माण किस नाथद्वारा के अंदर आपको नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपको ध्यान रखना श्रीनाथ जी का मंदिर है वो नाथद्वारा राज मंदिर के अंदर, उसका निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा राज सिंह ने करवाया था, ध्यान रखना। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। उसके बाद में गुजरात राज्य के संस्थापक कौन थे? ए दुलाराय, ब रामचंद्र सेन, स बारमेल और द कोकिलदेव। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका कौन सा? ए दुलेराय। कौन थे? दुलेराय थे। और रामचंद्र सेन के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बता ही दिया है। उसके बाद में बारमल की बात करूं तो आपको पूछे मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की। राजस्थान का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की वो कौन थे? आपके बारमल थे, ध्यान रखना। कौन थे? बारमल थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगलों से प्रथम राजस्थान, ये तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम शासक जिसने मुगलों से अधीनता स्वीकार की वो कौन थे? आपके बारमल। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है जयपुर के किस शासक ने मुगलों के 7 पीढ़ियों का शासन देखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जयपुर का कौन सा शासक था जिसने मुगलों के 7 पीढ़ियों का शासन देखा? ठीक है, ए मिर्जा राजा जय सिंह, ब सवाई मान सिंह, द स मिर्जा राजा मान सिंह और द सवाई जय सिंह। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका सवाई जय सिंह। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, उसमें अगर कोई इतिहास से संबंधित आपका क्वेश्चन आया ना पीटीटी के अंदर, तो मैं पूरे श्योर के साथ कह सकता हूँ कि इसमें आपका बार बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। चाहे आप 150 क्वेश्चन करो, चाहे 30 क्वेश्चन करो, आपको फ़ायदा किस में है वो आपको आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जयपुर के किस शासक ने? मैंने बता दिया सवाई जय सिंह। कोई दिक्कत? अब आपको पूछे, अभी ये क्वेश्चन आया था कि मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपको सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने क्या ना कहा ना आपको उपाधि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी। उसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? तो शाहजहां ने दी थी, ध्यान रखना। उसके बाद मिर्जा मान सिंह राजा को मान सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी, ध्यान रखना। फरजंद की उपाधि अकबर ने दी थी। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि किस व्यक्ति ने दिसंबर 1556 में अकबर व महारमल की मित्रता करवाई? ठीक है, उल्गू खां ब नुसरत खां स मजनू खां द निजाम उल मुल्क। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका स मजनू खां।
कि किस व्यक्ति ने दिसंबर 1556 में अकबर व बहरमल की मित्रता करवाई, जो राजस्थान का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार की, और वो उनकी मध्यस्थता किसने करवाई, ये ध्यान रखना। इसका जो आपका मैंने बता दिया मजनू खां है। आपको पूछे उलुगु खां, नुसरत खां, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के क्या सेनापति थे, ध्यान रखना। उसके बाद में आपको कानर देव के साथ संधि करवाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था, निजाम उल मुल्क को भेजा था, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि चौहानों के मूल पुरुष कौन था। चौहानों का मूल पुरुष आपको पूछे, इसमें आपका एक ऑप्शन है राम सिंह, ब ऑप्शन है बप्पा रावल। दोस्तों कभी कभी ये ऑप्शन मैं बता नहीं रहा हूँ, सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ, तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको मेन बात यह है कि आपको उत्तर का पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए वो शासक कौन है, इसका उत्तर क्या है। ठीक है, आपको मेन बात उस प्रश्न के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित होना चाहिए, ये नहीं कि आपको उस प्रश्न के मतलब क्या उस प्रश्न में आपको कंफ्यूज होना है। तो आपको पहला ऑप्शन है राव सिंह, दूसरा ऑप्शन है बप्पा रावल, उसके बाद में स ऑप्शन है आपका अजयराज चौहान, द ऑप्शन है वासुदेव चौहान। तो आपको पूछा है चौहानों का मूल पुरुष पूछा है। ठीक है, तो चौहानों का मूल पुरुष है आपका वासुदेव चौहान। ठीक है, और जो बिजोलिया शिलालेख में जिसकी जानकारी मिलती है कि जो आपका चौहानों का प्रथम शासक था वो वासुदेव चौहान थे। इन्होंने ही क्या करवाई थी, सांबर झील का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। सांबर के चौहानों के ये मूल पुरुष है, या सभी चौहानों के मूल पुरुष वासुदेव चौहान को ही कहा जाता है। आपको पूछे कि अजमेर नगर की स्थापना किसने करवाई, या ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा फिर आपका अजयराज चौहान, जिन्होंने 1113 ईस्वी में क्या करवाई, अजमेर नगर की स्थापना करवाई। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि मारवाड़ का मूल पुरुष कौन था, आपका राव सिंह थे, ध्यान रखना। बप्पा रावल जो आपके थे मेवाड़ के वास्तविक शासक थे। ठीक है, मेवाड़ के मूल पुरुष थे, नहीं मूल पुरुष तो नहीं कह सकते, मूल पुरुष थे आपके वो शिलादित्य ही थे। ठीक है, गुआदित्य सॉरी, मूल पुरुष तो आपका गुआदित्य ही थे। बप्पा रावल आपका वास्तविक शासक था, जिन्होंने 734 से लेकर 753 तक मेवाड़ पर शासन किया था, ध्यान रखना। और आपको पूछे सशस्त्र बाहु या आपको सास बहू का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल ने करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको मैंने बप्पा रावल संबंधी 3 क्वेश्चन बता दिए, अजयराज चौहान का 1 क्वेश्चन बता दिया, राव सिंह का मैंने 1 क्वेश्चन बता दिया। इस प्रकार आपके 4 क्वेश्चन मैंने 4-5 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, किस कवि को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, किस कवि को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, वसुदेव चौहान, व विग्रह राज चतुर्थ, शहर हमीर सिसोदिया, दया राणा कुंभा। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका क्या, विग्रह राज चतुर्थ। आपको पूछे विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसने धारण की, तो अमीर सिसोदिया। आपको पूछे बिना भट्टाचार्य की उपाधि किसने धारण की, राणा कुंभा ने। आपको पूछे कि ये तो मैंने बता दिया चौहानों का प्रथम शासक वासुदेव चौहान, को दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है, थोड़ा सा स्पीड करनी पड़ेगी दोस्तों क्योंकि टाइम ज़्यादा होने लग गया है, आधा घंटे की क्लास हो गया और इतनी क्लास मैंने लगानी नहीं है। आपको क्लास थोड़ी कम लेकिन ज्ञान थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ज्ञान अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था, कोटा, भरतपुर, सैलोर और है आपका जयपुर। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, जयपुर था। ठीक है, जयपुर के कुछ शासक ने की थी, जगत सिंह द्वितीय ने, जगत सिंह द्वितीय ने क्या की थी, जगत सिंह के जसवंत सिंह भी मिलता है कि जगत सिंह भी मिलता है, ध्यान रखना। तो जगत सिंह या जसवंत सिंह सेकंड ने अंग्रेजों के साथ प्रथम संधि की थी, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है, सती प्रथा को सबसे पहले कहाँ और कब घोषित किया गया था, 1855 बीकानेर के अंदर, ब 1845 में जोधपुर के अंदर, स 1847 ईस्वी में कोटा में, और द आपका 1822 ईस्वी में बूंदी के अंदर। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका द 1822 ईस्वी में बूंदी के अंदर। ठीक है, और सती प्रथा को समाप्त करने का जो सर्वाधिक श्रेय जाता है वो किसको जाता है, राजा राम मोहन राय को जाता है। उसके समय जो किस शासक ने मतलब क्या सती प्रथा को समाप्त किया था या इसके लिए कानून बनाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में बनाया था, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है, अब थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ताकि क्या आपको क्लास लंबी ना हो, छोटी क्लास रहे, ज्ञान आपको पर 4-5 एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4-5 क्वेश्चन मिलता है। अब वैसे भी आपकी देख लो 4 क्वेश्चन सीधे ही बन रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से, तो अब आपको बताने के 4 क्वेश्चन चाहते बताने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन से मैंने आपको अब यहाँ पर असंगत बताया है, तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन तो वैसे क्लियर हो जाते हैं। तो इसमें आपको असंगत बताना है। ठीक है, तो पहला है मेजर शावर्स,
उदयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था। प मेजर बर्टन कोटा का था। स जेडी होल सिरोही का था। और द कर्नल रोक जयपुर का था। इसमें आपको असंगत बताना है, असंगत कौन सा है। तो आपका जो असंगत है वो है आपका द कर्नल रोक। कर्नल रोक कहाँ का था, प्रतापगढ़ का था, ध्यान रखना, ठीक है। और जेडी हॉल बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है जेडी हॉल, ध्यान रखना, ठीक है। मेजर बटन आपका कोटा का था। उसके मेजर सावर्स आपका उदयपुर का था। और जॉर्ज पोट्रिक लॉरेंस पूछे आपको कहाँ का था, वो आपका कहाँ का था, जोधपुर का था, ध्यान रखना, ठीक है। ये और ध्यान रख लेना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई। 1839 में, 1828 ईस्वी में, 1832 में, 1834 ईस्वी में। इसमें आपका जो सही आंसर है वो है आपका 1832 ईस्वी में, ठीक है। जिसका अध्यक्ष कौन था, एजेंट टू गवर्नर था, ध्यान रखना। कौन थे, एजेंट टू गवर्नर था, ध्यान रखना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक इतिहास के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राचीन इतिहास के अंदर और मध्यकाल इतिहास में क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन क्या है, इतिहास में ऐसे कम ही पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कला संस्कृति और भूगोल से संबंधित। लेकिन जो सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर हमें इतिहास तो करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको जो मेन क्वेश्चन है वही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ना मैं इतनी बकवास के क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि वो फलाना फलाना क्या था, फलाना फलाना क्या था। मैं मुझसे उसका कोई मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन आए हैं और जो क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है उसी क्वेश्चन को मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका आगे का क्वेश्चन है कि इसमें भी आपको असंगत बताना है। इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन वेरी क्लियर हो जाएंगे। तो ऑप्शन है मेवाड़ हिलकोर की स्थापना 1841 ईस्वी में, मारवाड़ बटालियन 1822 ईस्वी में, शेखावाटी ब्रिगेड 1835 ईस्वी में, और जोधपुर लीजियन 1834 ईस्वी में। तो इसमें आपका ईस्वी नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, वैसे ही आप समझ जाना है, ठीक है। तो इसमें आपको जो असंगत है वो है आपका जोधपुर लीजियन 1834 ईस्वी में, क्योंकि जोधपुर लीजियन की जो स्थापना हुई थी वो 1835 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है किसान आंदोलन से संबंधित है। और किसान आंदोलन से हमेशा ये क्वेश्चन आता है पक्का ही, किसान आंदोलन से हमेशा ये क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे वो नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछ लें, चाहे आपको किसी 2 किसान के नाम दे देगा कि पूछेगा कि ये किस आंदोलन से संबंधित है, या किसी व्यक्ति का नाम दे देगा कि पूछेगा किस किसान आंदोलन से संबंधित है, या आपको पूछेगा कि ये किसान आंदोलन कब हुआ। बस ये मेन क्वेश्चन बनते हैं। या कोई इसके अंदर कोई आयोग बिठाया है, या कोई इसके अंदर कोई संस्था बिठाई है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है बरड़ किसान आंदोलन 1924 के अंदर। दूसरा बी ऑप्शन है इसके अंदर नीमूचड़ा किसान आंदोलन 1923 के अंदर। यहाँ शायद नहीं दिया दोस्तों, मैंने सीधे असंगत बता दिया, ठीक है। सीधे मैंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं। तो इसमें आपका वापस बता देता हूँ, बरड़ किसान आंदोलन 1924 के अंदर, नीमूचड़ा किसान आंदोलन 1923 के अंदर, बेंगू किसान आंदोलन 1921 के अंदर, शेखावाटी किसान आंदोलन 1924 के अंदर। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या है आपका, इसमें आपका असंगत है वो कौन सा है आपका 1900 आपका जैसे बरड़ किसान आंदोलन 1924 वाला, क्योंकि बरड़ किसान 1921 से लेकर 1943 तक हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नीमूचड़ा किसान आंदोलन आपको पूछे कि दूसरा जलियांवाला हत्याकांड किस हत्याकांड को कहा जाता है, नीमूचड़ा हत्याकांड को कहा जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, रामनारायण चौधरी थे, ध्यान रखना। आपको पूछे किशोरी देवी का संबंध किससे संबंधित है, तो शेखावाटी किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन तो ये आपका किशोरी देवी वाला ना लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका सीकर किसान आंदोलन से संबंधित कौन सी महिला है, तो किशोरी देवी ही आता है इसके अंदर। और आपका क्वेश्चन ये लगभग बनता है, ठीक है। पीएसटीसी के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है, तो पीटीटी के अंदर भी आ सकता है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1938, 1939, 1936, 1934। ध्यान रखना एक बात, मेवाड़ प्रजामंडल की आपको 2 ही चीज़ें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है कि इसकी स्थापना कब हुई, और दूसरी आपको पढ़ना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, बस। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे। और आपको या उसके कोई समाचार पत्र है तो वो आपको पढ़ लेना है। और उससे बाहर आपको मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर कुछ भी नहीं आता है, ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा बकवास पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा प्रश्न करने की भी कोई क्लियर जरूरत नहीं है। बस आपको मेन है जो प्रजामंडल के अध्यक्ष है उसकी स्थापना के बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन है 1938, बी ऑप्शन है 1939, सी ऑप्शन है 1936, डी ऑप्शन 1934। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका 1938, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। उसकी अध्यक्षता की थी बलवंत राय मेहता ने।
और आपको पूछे इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। संस्थापक कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा थे। बीकानेर प्रजनन मंडल की स्थापना पूछे आपको कब हुई थी, 1936 के अंदर। मारवाड़ की मैंने बता दिया 1934 के अंदर। सिरोही प्रजा मंडल की पूछे आपको 1939 के अंदर। तो आपके कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, 4 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर 4, लगभग देखो आप 120 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए मैंने 30 क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। तो आपको उसमें फ़ायदा या इसमें फ़ायदा वो आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको असंगत बताना है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर। देश हितैषी सभा 1877 के अंदर। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक प्रसिद्ध की स्थापना 1927 के अंदर। चैम्बर ऑफ प्रोसेस की स्थापना 1922 के अंदर। तो इसमें आपका जो असंगत है वो है आपका चैम्बर ऑफ प्रोसेस की स्थापना है वो आपकी 1922 के अंदर नहीं 1921 के अंदर हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 के अंदर आपके किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी, ध्यान रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका CAT के अंदर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, बहुत जगह है, बहुत एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मेरा मकसद क्या है कि मेरा एक ही मकसद है कि ऐसे क्वेश्चन देखो, आपका भी मकसद ऐसे ही होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन देखो जो पीछे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, पीछे भी जो पीछे एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों का आप अध्ययन करो। उन क्वेश्चनों के अध्ययन करने से आपके लगभग सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जो पहले जो क्वेश्चन आए हैं ना उन्हीं क्वेश्चनों में जो उठाएगा, कोई नया क्वेश्चन नहीं लेगा, ठीक है। जहाँ से प्रतियोगिता है, यानी कि आप लगभग 4-5 साल पेपर के देख लो, ठीक है। आप PTT का जो पेपर आता है ना, PTT का बुक लाती है, उसके साथ आपका सोलवर पेपर आता है, उस सोलवर पेपर को देख लो, ठीक है। उसमें से आपके 10-12 क्वेश्चन तो वहीं से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन ऐसा ही मैं करता हूँ, मैं क्या पुराने पेपर देखता हूँ उसी के अनुसार प्रश्न बनाता हूँ, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि संयुक्त राज्य राजस्थान का गठन कब हुआ, 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, उसके बाद 15 मई 1949। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका है 15 मई 1949 को हुआ था, ध्यान रखना। इसका उद्घाटन किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आपको पूछे कि 18 मार्च को आपको पूछे मत्स्य संघ गठन हुआ था, 25 मार्च को पूछे पूर्व राजस्थान का हुआ था, ठीक है। उसके बाद पूर्व राजस्थान का मेवाड़ में विलय कब हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। आप पहले मुझे बताओ कि ये क्लास कैसी लगी आपको, ये मेरी जो ट्रिक है वो कैसे लगी आपको, क्योंकि मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन बताए, ये ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे अगली क्लास आपको जरूर मिल सके। और अगली क्लास जो होगी आपकी वो किसकी होगी, पॉलिटिकल की होगी, जिसमें भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही 4 ऑप्शन मिलेंगे, और ऐसे ही आपको 4 एक ही प्रश्न के अंदर 4, और लगभग आपके 150 प्रश्न कंप्लीट होंगे, वो भी 30 प्रश्नों के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका ये अंतिम क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आप कमेंट में बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको ऑप्शन दूंगा, आपको इसके उत्तर बताना है, ठीक है। और मुझे भी आपको ही 4 ऑप्शन बताने हैं, इस चारों जो मैंने ऑप्शन दिए इसके अर्थ बताने हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्येक की एक की विशेषता बतानी है। तो राजस्थान में राजनीतिक चेतना का जगाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, विजय सिंह पथिक, बैसाधु सीताराम दास, सर रामनारायण चौधरी, उदय अर्जुन सेठी। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन, ये आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो आप मुझे ये भी बताना कि सर आगे ऐसे ही क्लास बनाइए, और ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। थोड़ी सी क्या है कि मेरी गला ख़राब होने से क्या आवाज़ में थोड़ा परिवर्तन है, तो इसमें आप टेंशन मत लेना, ठीक है। थोड़ा ही क्या तबीयत ख़राब है, और हो सकता है कि कल नहीं परसों क्लास हो सकता है आज ही कल बना दूँ मैं क्लास, क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन है, इसकी वजह से एक दिन लेट भी हो सकता है यार, ठीक है।